नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा है, उम्मीद है काफ़ी मस्त हो गए यार, और साथ ही साथ जिंदाबाद जबरदस्त हो गए यार। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहाँ, मिशन पढ़ाई के अंदर। तो मैं हूँ आपका जय भैया, मुझसे परिचित हो गए आप लोग। तो आज के इस मज़ेदार और ज़बरदस्त सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस मज़ेदार सेशन को स्टार्ट करने से पहले जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के इस मस्त और ज़बरदस्त नए एडेड सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसी के साथ एक नई हिस्ट्री बनने वाली है। और वो हिस्ट्री क्या रहने वाली है कि मिशन पढ़ाई इस चैनल पे पहली बार ये सबसे लॉन्ग वीडियो आपको मिलेगा। हाँ, सही सुना। ये जो वन शॉट है, मुझे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का बनेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको वीडियो में इतना मज़ा आएगा, और जो चीज़ें, जो लॉजिक इस पर अप्लाई हो रहे हैं, जो चीज़ें आप समझ जाओगे, वो चीज़ें आपके फ्यूचर में भी काम आने वाली हैं। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई कि जिसको सिर्फ रट्टा मार लें, समझ लें तो हमारा काम बन जाएगा, पेपर निकाल लें। नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके डेली लाइफ, और आप अगर इधर उधर कहीं भी रह रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें ईवीएस का यूज है। हाँ, ईवीएस का यूज क्या है? आपके डेली लाइफ, दैनिक जीवन में आप ईवीएस का यूज करते हो। तो इस मस्त और ज़बरदस्त से मतलब सिलेबस को यार ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सिलेबस के अंदर ज़्यादा कुछ एडेड नहीं है। जब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी समझ जाओगे ना, तो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। जो आप डेली जीवन में अपने देख रहे हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो आज के इस मज़ेदार और ज़बरदस्त सेशन को स्टार्ट करूंगा। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि ईवीएस का जो सिलेबस है, वो बहुत से चैनल्स जो है डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं कि आप इतने क्वेश्चन देख लो, वो इम्पॉर्टेंट है। और मैंने प्रोस्पेक्टस के अंदर देखा तो मुझे एक चीज़ मतलब नोटिस करने लायक लगी कि एक चीज़ मैं नोटिस किया यार। क्या किया कि 4 वहाँ पे कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, और इसके अंदर, इन बुलेट पॉइंट के अंदर कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को देखा और एनालाइज किया, तो इन 4 बुलेट पॉइंट के अंदर टोटल 16 चैप्टर हो रहे हैं। ठीक है, और ये 16 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपके 25 नंबर कंफर्म होंगे, ना कि जो आपके सामने ये 4 चैप्टर्स का झांसा दिया जा रहा है, सिर्फ उनको पढ़ना है। ठीक है, तो इन 16 चैप्टर को टोटल 16 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। आपको पता ही है कि वन शॉट की सीरीज तो चल रही है अपने इस मिशन पढ़ाई के अंदर, और वन शॉट की सीरीज यार काफ़ी मस्त रह रही है। एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जा रही हैं। तो चलिए, वीडियो में यहाँ अगर समय गंवा दिया हमने, तो फिर आगे वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लूँगा और वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो आज के इस मज़ेदार सेशन के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और बेसिकली इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। क्या मेरे भाई? परिवहन कहा जाता है, और परिवहन के अंदर हमें बेसिकली किन किन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये क्या है, ये आपका बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है। इसका भैया नया सिलेबस जो आपका चल रहा है, सिर्फ उस नए सिलेबस के अंदर हम ये पढ़ने वाले। हाँ, ये नहीं कि हम कोई अलग सिलेबस आपके सामने लेके आ रहे हैं और पुराने सिलेबस को आपको रटवाए जा रहे हैं, ये भी कंडीशन नहीं है। बिल्कुल न्यू सिलेबस पे आधारित है, तो ये भी लगभग टेंशन की बात नहीं है कि आप नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ओवरऑल सिर्फ आप ये 16 वीडियोस कंप्लीट अगर देख लेते हो ना, मैं कहता हूँ कि तुम 6, 7, 8 भी अगर पढ़ते हो तो उसके अंदर जो ईवीएस है उसको भी आप कवर अप कर लोगे, सिर्फ इस 16 चैप्टर से। और 16 चैप्टर ये आपके लिए मैं हार्ड नहीं बना के लेके आया हूँ, इतना आसान है कि सिर्फ 16 वीडियो आपको देखने हैं। और वीडियो कितना रहेगा भैया? 1 घंटे से और 1.5 घंटे के बीच में रहेगा। ठीक है, तो आज के इस पहले लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैनल का हिस्ट्री वाला वीडियो है, और ये सबसे लॉन्ग वीडियो जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पर आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट कितना दिखाते हैं। अगर आपका प्यार एकदम ओपी लेवल का रहा तो वीडियो भी आपको ओपी लेवल पे इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। हाँ,
तो चलिए आज के इस मज़ेदार सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 मैंने चैप्टर डिवाइड किया है और एक वीडियो मैं बना के इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और इसकी सच्चाई क्या है कि सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं कि उसके अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर चैप्टर मेंशन है, वो टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए आज के इस मज़ेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि टॉपिक्स, इसके अंदर टोटल टॉपिक्स हम कितने कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि परिवहन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पहले ये हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड टाइम में कोर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, इसको डीप में अभी पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद से स्पेशल एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट, मतलब विशेष और क्षेत्रीय परिवहन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद एडवांस्ड कॉन्सेप्ट इंडियन हाईवे, मतलब भारत के प्रमुख राजमार्ग कौन कौन से हैं। राजमार्ग का मतलब ये होता है कि भारत के प्रमुख जो हाईवेज हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट मॉडर्न इंडिया रेलवे, आधुनिक भारतीय रेलवे में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उसको जानेंगे। अच्छा, देन लास्ट जो है आपका ट्रैफिक रूल एंड रोड सेफ्टी साइन है, मतलब यातायात के नियम और संकेत क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और 2-4 पॉइंट यहाँ मेंशन है उसको देख लेते हैं। और क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड फास्टैग, मतलब पर्यावरण पर प्रभाव और फास्टैग के बारे में जानेंगे कि ये स्पेशली फास्टैग क्या होता है। और इन चीज़ों का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का जो हम यूज करते हैं, जो गाड़ियों का यूज करते हैं, उसका यूज करने के बाद जो है पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, कुछ इफेक्ट पड़ते हैं। उन इफेक्ट को समझेंगे कि क्या क्या इफेक्ट है जो कि पर्यावरण को दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अच्छा, देन उसके बाद से मैं एक नया टारगेट लेके आया हूं कि 15 MCQ क्या करेंगे, 15 इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, और इन क्वेश्चंस के बाद मैं क्या किया हूं, एक पैसेज फुल टारगेट प्लान और एक पैसेज बनाया हूं और उस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि टोटल 20 क्वेश्चन इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना। तो इस 20 क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से अगर आप लगा लेते हो तो ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर है, मतलब कॉन्सेप्ट से लेकर और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर सारी चीज़ें ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड परिवहन हमारा क्या है समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी भी इंसान या जानवर या सामान, वो चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो या फिर चाहे कोई प्रोडक्ट हो, सामान हो, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है या फिर ये जो बोर्ड आपके सामने दिख रहा है ये एक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये एक सामान है। और जानवर में भैया गाय देखे होगे, भैंस देखे होगे, ये सब जानवर में आ जाएंगे, बाकी इंसानों में हम लोग आते हैं, ये तो पता ही होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को, जैसे एक जगह से उठाया, जैसे मुझे अगर कहीं जाना है, चाहे सी बात समझ लो, मुझे अगर कहीं जाना है, ठीक है, अब देखो एक जगह से मैं उठ रहा हूँ और मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए निकलना है, तो इस लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस है भैया, कह सकते हैं 400-500 किलोमीटर अप्रॉक्स मान लो। ठीक है, तो मुझे वहाँ जाना है, उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। समझो यहाँ पे दिया हुआ है, तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, मतलब ले जाने की प्रक्रिया को। अगर मैं यहाँ से दिल्ली को निकल रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं दिल्ली को निकल रहा हूँ, तो मैं जिस मोड से जाऊँगा, मैं ट्रेन से जाऊँ या फिर बस से जाऊँ या फिर किसी भी चीज़ से जाऊँ, तो जो ये यूज कर रहा हूँ मैं ट्रेन का या फिर बस का, वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली यही ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा ठीक है, अब देखो पुराने समय में लोग पैदल चलते थे। पुराने समय जो थे, मतलब पुराने जो, मतलब कह सकते हैं कि वो पुरानी हमारी पीढ़ी थी, वो पैदल ही लोग बड़ी बड़ी यात्रा कर डालते थे। अच्छा, तो फिर पहिए व्हील के आविष्कार ने इंसानी जिंदगी को तेज बना दिया। फिर उन्हीं मतलब पुरानी पीढ़ी ने एक व्हील का आविष्कार किया, एक चक्के का आविष्कार कर दिया, और इस चक्के के आविष्कार ने इंसानी जिंदगी को तेज बना दिया।
मतलब इंसान पहले पैदल चलते थे, लेकिन जब चक्के का मतलब वो प्रयोग आ गया, उसके बाद से इंसान एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से चलने लगे। इससे उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनका ज़िंदगी आसान हो गया। कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्यारे प्यारे से समझ लीजिए, जो कि आपके डेली लाइफ में यूज होते हुए देखा होगा आपने अपने अगल बगल इन चीज़ों को एनालाइज किया होगा। अच्छा, क्या है कि गांव से सब्जियां मंडी तक ट्रैक्टर से ले जाना। जैसे अगर मैं गांव से निकल रहा हूं, मुझे इन सब्जियों को कहाँ लेके जाना है? मंडी के अंदर लेके जाना है। पहले मैं खेत से इन सब्जियों को निकालूंगा और खेत से निकालने के बाद ट्रैक्टर पर लोड करूंगा, और लोड करने के बाद मैं इन सब्जियों को मंडी तक लेके जाऊंगा, जहाँ पे आप सब्जी खरीदने जाते हो झोला लेके, याद है? तो ये मंडी तक ले जाने की प्रक्रिया, खेत से निकालना और उसको धोना और फिर ट्रैक्टर पे लोड करना और फिर मंडी तक ले जाना। तो खेत से निकालने के बाद जब ट्रैक्टर का हम प्रयोग कर रहे हैं मंडी तक ले जाने के लिए, तो बस वही चीज़ तो है मेरे भाई, क्या? ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन आपका ये होता है, ठीक है। अब इसके मुख्य साधन कौन कौन से हैं? परिवहन के जो मुख्य साधन हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको बेसिकली समझ लीजिए। क्या होता है भाई कि जैसे मुख्य साधन जो होते हैं बेसिकली 3 होते हैं। पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या कहा जाता है? लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब स्थल परिवहन। स्थल परिवहन का मतलब होता है जमीन पर चलने वाले। अब जितने भी ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन पर चल के और चीज़ों को पहुंचाते हैं, जैसे बाइक हो गया, बाइक पे अगर हम बैठते हैं तो बाइक हमें मतलब ये ज़मीन पे ही चलने वाली चीज़ें हैं और हमें दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब आप लोग बाढ़ के इलाके से होंगे, बाढ़ वाले इलाके से होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जब पानी लग जाता है तो लोग नाव का प्रयोग करते हैं, नाव। या फिर आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे काशी बनारस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे क्या सीन रहता है कि नदी में घूमने के लिए, जैसे इस 80 घाट से हमें ये पूरा घाट घूमना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है, नाव का। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम नाव का प्रयोग करते हैं, जो कि ज़मीन पे ना चलकर पानी के अंदर चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अच्छा, ठीक है। देन आता है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट तो सुना ही होगा भैया, एयर ट्रांसपोर्ट तो सुना ही होगा। हवाई जहाज़ का नाम सुना है? ना वो ज़मीन पे चलता है और ना वो पानी में चलता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एयर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कि मतलब कि हवा में उड़ने वाला, ये क्या हो गया? ये आपका एरोप्लेन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एयर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, मतलब कि स्थल परिवहन, जमीन पर चलने वाले परिवहन क्या है। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो जो वाहन सड़क, रोड या पटरी, रेल पर चलते हैं, मतलब जो वाहन रोड्स का मतलब जो नीचे रोड्स बने होते हैं कंक्रीट के, उस पे जो मतलब परिवहन चलते हैं। अच्छा, देन उसके बाद रेल्स का मतलब एरोप्लेन देखा है आपने? बोर्ड लैग कर गया। तो एरोप्लेन आपने देखा है? एरोप्लेन तो देखा ही होगा। बस उस एरोप्लेन को आपने देखा होगा कि एरोप्लेन वो कहाँ पे चलता है? वो एरोप्लेन कहाँ पे चलता है? रेल की पटरियों पे चलता है। अब जब उस रेल की पटरी पे चल रहा है तो वो पटरी कहाँ से जुड़ी हुई है? अगर ये यहाँ पे 2 पटरियाँ हैं, इस पे अगर रेल चल रही है तो ये पटरी कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर से ही तो जुड़ी हुई है। तो क्या है? ये भी ज़मीन से टचेबल है, ज़मीन से एकदम सीधा मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी ज़मीन की सहायता से ही रेल चल रही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका रेल भी जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। तो जो चीज़ें रोड पे चलती हैं या फिर रेल मतलब पटरियों पे चलती हैं, रेल्स पे, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपके परिवहन होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, मतलब कि ज़मीन पर चलने वाले परिवहन कहे जाते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं। अच्छा, समझते हैं, ये डेली आप लोग देख रहे हो, ये चीज़ें आप लोग डेली अपने लाइफ में यूज करे जा रहे हो। हाँ, सही सुना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कार। भाई कार में बैठते हो तो कार क्या हवा में उड़ती है? नहीं ना।
कार क्या हवा में उड़ती है, ज़मीन पे ही तो चलती है, जो रोड होता है उसी पे तो घूमती है। बिल्कुल, तो कार भी आपका जो है रोड पे चलता है। देन रेलगाड़ी अगर ले लें, ट्रेन ले लें, तो ट्रेन कहाँ चलता है, कहीं ना कहीं ये भी तो आपका भैया लैंड से ही तो अटैच्ड है। बिल्कुल, लैंड से ही अटैच्ड रहता है, सेम एज इट इज। तो लैंड से क्या है, ये भी आपका अटैच रहता है। देन साइकिल ले लो। अब भैया साइकिल जब चलाते हो तो क्या हवा में उड़ा देते हो उसको, नहीं ना, ज़मीन से ही तो मिलता जुलता चलता है। तो बस वो भी क्या है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और बस में देखते हो बहुत लोग एक साथ बैठ के जाते हैं, ये भी कहाँ चलता है, ज़मीन पे ही चलता है। तो ये सब आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए, अब था आपका वाटर ट्रांसपोर्ट कि भैया वाटर ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं। अब मैंने क्या बताया कि जो आपके पानी में चलने वाले परिवहन होते हैं, यही तो आपको बताया था। अब पानी में चलने वाले कौन कौन से परिवहन हैं, तो पानी के रास्ते नाव, जहाज या स्टीमर से यात्रा करने को जल परिवहन कहते हैं। जब हम लोग पानी में देखे होंगे आप लोग कि एक खेने वाला होता है, ऐसे दो होता है, दो कुछ इस तरीके का बना होता है, दो इस तरीके का कुछ बना होता है, जो ऐसे पकड़ के और नाव को ऐसे ऐसे जब किया जाता है तो नाव आगे बढ़ता है। तो ये काफ़ी स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, मतलब कह सकते हैं काफ़ी धीमा धीमा प्रोसेस होता है। धीरे धीरे हम लोग नाव ऐसे घुमाते हैं तो नाव चलती है। हाँ, स्लोएस्ट प्रोसेस तो होता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड पे क्या आता है कि उसी का एक बड़ा आ जाता है जहाज। जहाज आपने देखा होगा जिसमें पेट्रोल डीजल डाल दें, एक बार बहुत लोग बैठते हैं। इसमें भैया तो लिमिटेशन होती है कि 10 लोग बैठेंगे नहीं नाव पलट जाएगी। लेकिन जहाज़ देखा होगा कि बहुत सारी मछलियों को पकड़ के लाया जाता है, जो समुद्र होता है। यहाँ पे नहीं देखा होगा आप लोगों ने, वो पुष्पाराज मूवी देखी है ना, पुष्पाराज मूवी के अंदर देखा होगा आप लोगों ने कि जब चंदन की लकड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। हाँ, तो वही जहाज। और एक आता है आपका स्टीमर, देखते हो वो धूम 3 देखा है आप लोगों ने, धूम 2 या 3 है। तो धूम 3 में एक रहता है पानी में एकदम सोए से जाता है एकदम, वो क्या होता है, जो जहाज बहुत तेज चलते हैं और पेट्रोल वगैरह से बाइक डिजाइन में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टीमर कहलाते हैं। तो ओवरऑल ये तीनों जो चीज़ है ये कहाँ चलती है, पानी में चलती है। यह भारी सामान को एक देश से दूसरे देश तक भेजने का सबसे सस्ता साधन होता है। अगर हमें किसी भारी सामान को, जैसे हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, चीज़ें समझिए, हमें कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे इंडिया में कोई ट्रांसपोर्टेशन एकदम ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पीने वाला पानी बहुत ज़्यादा है, हमें दूसरे देश को भेजना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, वाटर ट्रांसपोर्ट का। ये सबसे क्या होता है, सस्ता होता है, सबसे सस्ता साधन होता है। इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, मतलब चार्ज लिया जाता है लेकिन चार्ज क्या होता है, मतलब कम होता है। आप एरोप्लेन से भेजोगे तो महंगा पड़ेगा, ट्रेन से भेजोगे तो महंगा पड़ेगा। तो सबसे सस्ता साधन माना जाता है किसको, पानी के रास्ते जो नाव वगैरह जाती है, शिप वगैरह जाती है, तो पानी से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, समझ लीजिए। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि जैसे पानी का जहाज, पानी का जहाज कुछ इस तरीके का देखा है आपने, पानी का जहाज, बड़ा सा शिप, कंटेनर पे कंटेनर रखे हुए हैं, और इस कंटेनर के अंदर होते हैं सामान जो कि एक देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसके बाद से आपने कुछ इस तरीके की पनडुब्बी, ये तो आप लोगों ने मूवीज़ में देखी होंगी। ये होता है पनडुब्बी, जो हमारे वाटर फोर्स जो होते हैं, ये जो है अंदर पानी के अंदर इसी पनडुब्बी के सहायता रहते हैं। ये पनडुब्बी जो है पानी के अंदर रहती है और इसके अंदर कुछ सेंसर लगे होते हैं। अगर कोई दूसरे देश का आतंकवादी है अपने देश में घुसता है तो यहाँ पे रहता है सोनार सिस्टम, और इस सोनार सिस्टम से क्या पता चल जाता है कि कोई आतंकवादी आ रहा है, उसको गोली मारो, गिरा दो, ढेर कर दो। तो ये यूज करते हैं वाटर फोर्स वाले। अब क्या है, ये आप लोगों ने एक देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो एक बोटिंग का सिस्टम होता है। हाँ, जैसे मंदिर वगैरह में जाएं या फिर कोई बड़ी बड़ी प्लेसेस हैं, वहाँ पे बोटिंग का सिस्टम होता है। जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो यहाँ पे एक जनेश्वर मिश्र पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क, इसके अंदर बोटिंग कराई जाती है। तो आप जाओगे तो वहाँ पे आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा, बोट पे बैठाया जाएगा, बोट आप चलाओगे, बोट आगे बढ़ती रहेगी। तो कुछ इस तरीके की बोटिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे बोट मतलब नाव बोलते हैं। ठीक है।
अब समझते हैं एयर, कि भैया एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है, ओवरऑल एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हवा में उड़ने वाले, कि हवा में जो उड़ते हैं, जो हवा में ही रहते हैं और हवा में ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। समझते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे हवा के रास्ते हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले वायु परिवहन कहते हैं। मतलब हवा के रास्ते हवाई जहाज से यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर से करें यात्रा, ये क्या कहलाता है, वायु परिवहन कहलाता है। यह यात्रा का सबसे तेज और सबसे महंगा साधन है। क्या है, यात्रा में तो सबसे तेज साधन है, क्या है, यात्रा में बहुत फास्ट है। आपको बहुत जल्दी अगर कहीं जाना है तो आप जो बहुत जल्दी अगर जाना है तो आप इस एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का यूज कर सकते हो और बहुत जल्दी उस जगह पहुंच सकते हो। लेकिन ये क्या होता है, बहुत महंगा होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत महंगा होता है। आज तक मैं तो नहीं बैठा बाबा, क्योंकि पैसा नहीं है ना, गरीबी है, तो मैं तो अभी तक नहीं बैठा हूँ। लेकिन ये क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा माना जाता है। ठीक है, तो जो हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझते हैं क्या है। पहला तो आप लोगों ने हवाई जहाज़ सुना होगा कि एयरपोर्ट्स वगैरह अपने इंडिया में भैया अवेलेबल ही हैं। एयरपोर्ट देखे ही होगे, वहाँ पे कुछ इस तरीके का एरोप्लेन भैया रहता है, इसी के अंदर लोग बैठते हैं और दिल्ली से लखनऊ पहुँच जाते हैं, लखनऊ से दिल्ली पहुँच जाते हैं। हाँ, उसके बाद ये कुछ इस तरीके का हेलीकॉप्टर होता है जो कि अपने सीएम या फिर अपने पीएम यूज करते हैं पर्सनल आने के लिए। अगर उनको अकेले आना है तो 2 उनका पीए बैठेगा और 1 हमारे चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, मतलब 2-3 लोग, ओवरऑल 4-5 लोगों की सीट होती है हेलीकॉप्टर के अंदर। जहाँ कम लोगों को आना हो वहाँ पे यूज किया जाता है हेलीकॉप्टर का। और ये है आपका फाइटर जेट। फाइटर जेट का मतलब ये होता है, ये अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, अपनी एयरफोर्स इसका इस्तेमाल करती है। एयरफोर्स क्या करती है इसका, कि ये हवा में ही जो है धक 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 गोली चलाएगी। किसके ऊपर, धक 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 गोली चलाएगी जो आतंकवादी आ रहे हैं या फिर दूसरे देश से कोई फाइटर जेट आ रहा है अपने देश पे हमला करने के लिए, तो वहाँ पे लड़ने के लिए, हवा में लड़ने के लिए फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ रहती हैं, बिल्कुल हवा में रहती हैं, हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये आपका बेसिकली वो जो है एयर ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या मज़ा ले पा रहे हो इस क्लास का। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हम मान रहा हूँ कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट मैं तो देने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कितना समझ रहे हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कितना समझ पा रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या आप लोगों का रिव्यू क्या रह रहा है हमारे लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि स्पेशल एंड रीजनल ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, मतलब विशेष और क्षेत्रीय परिवहन। विशेष का मतलब कुछ स्पेशल परिवहन है जो कि, और क्षेत्रीय मतलब कि स्पेशल है, मुख्य हैं, जिनके बारे में कहीं आपको जानकारी ना हो, और एक होता है क्षेत्रीय जो मतलब कि क्षेत्र में, एरिया में आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, देखते हैं क्या क्या है। पहला है कैमल कार्ट, जिसे कहते हैं ऊंट गाड़ी। अभी समझते हैं ऊंट गाड़ी क्या होता है। देन वल्लम वुडन बोट, मतलब वल्लम लकड़ी का एक नाव होता है, आप लोग जानते होंगे, बांस वांस का भी नाव बन जाता है भैया, आपके एरिया में यूज होता होगा। जैसे ये नदी, अगर आप नदी के पास रहते हो तो इस नदी से इस पार से मुझे इस पार जाना है भैया, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, लकड़ी के नाव का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, उसके बाद से जुगाड़ गाड़ी, अभी बताता हूँ, ये बड़ी मस्त गाड़ी है, नाम से नहीं पता होगा लेकिन इसको देखा तो जरूर होगा आप लोगों ने। हाँ, देखा तो जरूर होगा जुगाड़ गाड़ी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद से एक है ट्रॉली, कि ट्रॉली के बारे में समझेंगे कि बेसिकली हमारा जो ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली क्या होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है बाम्बू एंड रोप ब्रिज, कि मतलब बांस और रस्सी के पुल के बारे में जानेंगे कि ये पुल बना कहाँ होता है और इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है। और लास्ट है आपका रॉकी पाथ्स, मतलब कि पथरीले रास्ते क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं, एक एक करके समझेंगे सबके बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कैमल कार्ट क्या होता है। आ जाइए,
कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी किसे कहा जाता है और इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? तो मैं बता दूं कि रेगिस्तानी इलाकों जैसे राजस्थान में रेत पर चलने के लिए ऊंट का उपयोग होता है। जैसे रेगिस्तान का जो इलाका होता है वहाँ पे केवल कहते हैं कि बालू बालू सा रहता है, रेत रेत सा रहता है, तो वहाँ पे चलने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऊंट का, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं ना वो बालू पे चलने के लिए सही होते हैं और वहाँ पे वो चल पाते हैं, रेत पे चल पाते हैं, तो ऊंट का उपयोग होता है। इसे रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जो ऊंट होता है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मतलब कि शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है। इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शिप ऑफ द डिजर्ट किसे कहा जाता है, तो आप लोग हमेशा बोल दोगे किसको? भैया किसको? कैमल को। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता दे रहा हूँ, चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिएगा। देन यूज्ड इन डिजर्ट आर लाइक राजस्थान टू ट्रेवल ओवर सैंड, मतलब जो बालू होता है, रेत होता है, उसके ऊपर चलने के लिए या फिर यात्रा करने के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, कुछ इस तरीके के ऊँट का यूज किया जाता है। और ऊँट के पीछे एक इस तरीके का कार्ट जोड़ा जाता है जहाँ पे लोग बैठ के यात्रा कर सकें, तो इसे हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं कैमल कार्ट। कि कैमल तो ये हो गया, और एक कार्ट का उपयोग किया गया है जिसमें लोग बैठ के और एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र कर सकें, तो उसी को बेसिकली कहते हैं कैमल कार्ट। आया समझ? ठीक है। अब समझो नेक्स्ट कि भैया नेक्स्ट हमारा क्या है? वल्लम वुडन बोट, मतलब लकड़ी का नाव क्या होता है? तो लकड़ी का नाव केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल जाने के लिए पानी पार करने हेतु एक छोटी लकड़ी की नाव का उपयोग करते हैं, जिसे वल्लम नाव कहते हैं। बोल रहे हैं कि केरल जैसे इलाकों में, जो केरल इलाका होता है, कह सकते हैं कि बाढ़ वाला ज़्यादा इलाका होता है, नदी वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, से डेली बेसिस पे स्कूल जाते हैं, तो वो जो है वल्लम नाव का उपयोग करते हैं। जैसे नदी को पार करने के लिए, अपने स्कूल को जाने के लिए किसका? वल्लम नाव का प्रयोग करते हैं, और वल्लम नाव का उपयोग करके नदी को पार करते हैं और अपने स्कूल को जाते हैं। तो वो जो बच्चे छोटी नाव का उपयोग करते हैं वो लकड़ी से बनी होती है, और उस छोटी नाव को वल्लम नाव कहते हैं। ये बच्चे बेसिकली स्कूल जाने के लिए, केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ इस तरीके की बोट आप लोगों ने देखी होगी, आपके इलाके में भी देखने के लिए मिल सकता है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है। हाँ, आगे क्या है समझते हैं। आगे आपका जुगाड़ गाड़ी, मैंने बोला जुगाड़ गाड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन बेसिकली अभी उसका नाम आपको नहीं पता होगा। मैं बोला नाम बताऊंगा और गाड़ी भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे गुजरात और उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में आगे से मोटरसाइकिल, आगे से क्या दिखता है? कुछ इस तरीके का मोटरसाइकिल, अच्छा। देन और पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी गाड़ी, और पीछे लकड़ी के फट्ठों से बनी हुई है गाड़ी, अच्छा, जो फट-फट की आवाज़ करती है। कुछ इस तरीके का व्हीकल होता है कि जिसमें आगे आपका मोटरसाइकिल ऐड होता है, देन पीछे एक ट्रॉली टाइप का ऐड रहेगा, और उस ट्रॉली में क्या रहता है? कुछ इस तरीके के पट्टे लगे होते हैं, कुछ पटरियाँ लगी होती हैं, जिस पे कि ये क्या करते हैं? सामान को लोड करते हैं, और सामान को लोड करने के बाद क्या करते हैं? ये सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए ले जाते हैं। तो इस गाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। अब ये गाड़ी आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा भाई। अभी अगर आपके यहाँ कोई सामान खरीद के आ रहा है, जैसे घर वर बन रहा है, तो वहाँ पे कुछ सामान हम लेके आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ बेसिकली ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। लोगों को नाम नहीं पता होता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी बेसिकली इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? ट्रॉली। कि भैया ट्रॉली क्या किसको कहते हैं? तो लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़ी और गहरी नदियों को, जैसे एक बहुत चौड़ी नदी है या फिर एक बहुत गहरी नदी है, चौड़ी नदी का मतलब कि पार करने में नाव से हमें 2-3 घंटे लग जाएंगे,
तो उस तरह की नदी को पार करने के लिए क्या होता है, लद्दाख जैसे इलाकों में लोहे की रस्सी से बंधी लकड़ी की खुली ट्राली का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लोहे की क्या है, कह सकते हैं कि रस्सी टंगी हुई है और उस पे एक लगा हुआ है कुछ इस तरीके का पुली सिस्टम, और इस पुली सिस्टम से एक खुली ट्रॉली यहाँ पे ऐड है और इस ट्रॉली से आप एक जगह से बैठते हो तो दूसरे पार जाके जल्दी से फटाफट उतर जाते हो। ठीक है, अगर घूमने गए होगे तो पता होगा, लद्दाख अभी तक मैं भी नहीं गया तो इसका एक्सपीरियंस तो मुझे ना के बराबर है, लेकिन हाँ टीवी में देखा हूँ, हाँ वही इंटरनेट पे देखा हूँ, फ़ोन वगैरह में देख लिया हूँ तो बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, मतलब ये एक जगह से एक आदमी बैठता है और चौड़ी नदी को पार करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसी को कहा जाता है ट्रॉली सिस्टम और ट्रॉली। ठीक है, तो बेसिकली ट्रॉली इसको बोला जाता है। ओके, आगे समझते हैं। आगे क्या है, बाम्बू एंड रोप ब्रिजेस, मतलब बांस और रस्सी के पुल, कि बांस और रस्सी के क्या करते हैं, पुल बनाए जाते हैं। देखिए असम जैसे भारी बारिश वाले राज्यों में, जैसे असम जो होता है, जो असम आपका राज्य है, स्टेट है, यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल का मतलब बहुत तेज होती है बारिश। हैवी रेनफॉल का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है। अच्छा, अब उस बारिश के लिए क्या किया जाता है कि बच्चे नदी पार करने के लिए बांस के बने अस्थाई पुलों का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ हैवी रेनफॉल में इस तरीके से बांस यहाँ से जोड़ दिया जाता है, यहाँ से जोड़ दिया जाता है, बीच में रस्सी से बांध दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाता है। ये क्या होता है, एक अस्थाई पुल होता है, अस्थाई पुल होता है, कभी भी टूट सकता है, एक फिक्स नहीं है कि बना है तो बना ही रहेगा, मतलब कभी किसी भी कंडीशन में ये टूट सकता है। तो एक अस्थाई पुल का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चे पार करके और अपने स्कूल को जा सकें, अपने स्कूल को जा सकें। तो इन पुलों का यूज किया जाता है और उसी को बोलते हैं बांस और रस्सी का पुल। ठीक है, चलिए आगे समझ लीजिए। आगे जो था आपका रॉकी पैथ्स, मतलब कि रॉकी पैथ्स का मतलब क्या है, पथरीले रास्ते, कि आपने कुछ इस तरीके के मतलब पत्थर से बने रास्ते देखे होंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, पथरीला रास्ता होता है। जैसे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ पथरीले होते हैं। जब कभी आप लोग उत्तराखंड जाइएगा, उत्तराखंड जब भैया अभी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे आप लोग, आपका ड्रीम स्कूल मिल जाएगा, वहाँ से निकलोगे IAS बनोगे, PCS बनोगे, दरोगा बनोगे, SDM बनोगे। ठीक है, तब क्या करना कि आराम से मौज से पैसा कमा रहे हैं, अब हम जाएंगे कहाँ पे, उत्तराखंड घूमने जाएंगे। जब हम उत्तराखंड घूमने जाएंगे तो उस उत्तराखंड के अंदर देखेंगे कि क्या होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, मतलब रास्ते क्या होते हैं, ऊबड़ खाबड़ टाइप के रास्ते होते हैं। इसी तरीके से ठीक इसी प्रकार रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ टाइप के रास्ते मिलेंगे और इसी रास्ते को कहते हैं पथरीले रास्ते। इन्हीं को बोला जाता है जहाँ बच्चे पैदल चलकर पहाड़ों को पार करते हैं। जहाँ बच्चे यहाँ पे पैदल चलकर, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी तो चल नहीं पाएगी, तो बच्चे पैदल मार्ग का प्रयोग करके क्या करते हैं, पहाड़ों को पार करते हैं, पहाड़ के इस पार से उस पार तक जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब इंडियन हाईवे का कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है। भारत के प्रमुख राजमार्ग, मतलब भारत का कुछ प्रमुख, कुछ स्पेशल, जैसे किसी को कहते हैं कि ये बहुत स्पेशल है, वैसे ही भारत के कुछ राजमार्ग, कुछ ऐसे रोड्स हैं, कुछ ऐसे रोड्स हैं जो कि क्या हैं, काफ़ी स्पेशल हैं, मतलब खास हैं। तो समझते हैं क्या है, जैसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो कि सबसे लंबा हो। अच्छा, देन दूसरा क्या बोल रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, कि स्वर्णिम चतुर्भुज। सीधा समझिए भैया, देखिए हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। स्वनिर्माण चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पे गलत लिख के आ गया, चलिए आगे समझ लेते हैं, इसको हम क्लियर कर लेंगे। आगे क्या है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या होता है, मतलब कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में
कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है? तो दिया हुआ है NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। यह उत्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। मतलब ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर से शुरू होकर और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक ये जो आपको नेशनल हाईवे दिख रहा है ये अवेलेबल है। और ये क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा राजमार्ग माना जाता है। ठीक है, इस पे आपके सवाल बन सकते हैं कि NH-44 क्या है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अगर पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है तो आपको सीधे सीधे शब्दों में एक ही जवाब देना है कि NH-44 जो है भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब ये होता है यह भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध और बड़ा हाईवे नेटवर्क है। मतलब भारत का एक ऐसा प्रमुख और बड़ा हाईवे नेटवर्क है जो देश के 4 मुख्य महानगरों को जोड़ता है। जो देश के 4 जो मुख्य महानगर हैं उनको जोड़ता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन सभी को मतलब एक जगह से आप अगर एक साइड, जैसे 4 हमारे पास डायरेक्शन है, अगर मैं आगे गया तो मैं दिल्ली को जाऊंगा, अगर मैं दाएं गया तो मैं मुंबई को जाऊंगा, बाएं गया तो चेन्नई को जाऊंगा और नीचे गया तो कोलकाता को जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का जो राजमार्ग होता है, एक ही जगह से हम चारों साइड के लिए निकल सकते हैं। वो जो आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, मीट करते हैं, उस मार्ग को बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क है। ठीक है, जो 4 शहरों को जोड़ता है, अभी देख लो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें थी। आगे देख लो, आगे क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट मॉडर्न इंडिया रेलवे, आधुनिक भारत रेलवे के बारे में जानते हैं कि भारत रेलवे ने क्या आधुनिकता प्राप्त की, क्या आधुनिक है इसके अंदर, भारतीय रेलवे के अंदर क्या चीज़ें आधुनिक हैं। बिल्कुल सही, आधुनिक क्या क्या चीज़ें हैं समझते हैं। जैसे दिया हुआ है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुने हो? हम ठहरे मिडिल क्लास वाले, अभी इतनी गरीबी है कि हम तो जनरल में सफ़र करते हैं। तो जनरल में सफ़र करने के साथ साथ वंदे भारत का नाम तो सुना होगा, लेकिन इसके अंदर अभी तक एंट्री तो नहीं मिली है। तो वंदे भारत क्या होता है कि अभी तक मतलब छोटे इलाकों तक अवेलेबल कराया गया है वंदे भारत को, जो कि सबसे तेज़ ट्रेन है। मतलब इन छोटे इलाकों के हिसाब से, जैसे हमारे शहर तक, हमारा शहर जो है पडरौना है, तो पडरौना कुशीनगर तक वंदे भारत को जो है भेजा गया है। तो यहाँ तक जब छोटे शहरों तक जो पहुँच रही है, उसमें से सबसे फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी समझते हैं इसके बारे में। और मेट्रो रेल सुना होगा, जैसे मेट्रो ट्रेन सुना होगा कि मेट्रो ट्रेन क्या होता है, मेट्रो ट्रेन के बारे में जानते होंगे आप लोग। जब दिल्ली चाहे लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो रेल बनाया गया है कि ट्रैफिक कम हो और आप लोग मेट्रो रेल की सहायता से कम पैसे में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, कि बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के अंदर चल रही है और कब तक जो है ये चल के ख़त्म होगी और अपने भारत में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, जो कि सबसे फास्ट ट्रेन होगी, मतलब वंदे भारत से भी फास्ट होगी। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों के बारे में बस समझो, रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ लोगे इतना ही सफिशिएंट है। अच्छा, देख लो आगे। आगे क्या है, यह भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड और बिना इंजन वाली ट्रेन 18 आधुनिक ट्रेन है। ठीक है, बोल रहा है जो वंदे भारत एक्सप्रेस है यह भारत की पहली पूरी तरह से मेड इन इंडिया, मतलब पूरी तरह से इंडिया के अंदर बनाई गई है। अच्छा, और सेमी हाई स्पीड, और क्या है, सेमी हाई स्पीड है, मतलब तेज भी है, और बिना इंजन वाली ट्रेन 18 आधुनिक ट्रेन है। मतलब ये बिना इंजन वाली ट्रेन है, इसके अंदर इंजन नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट ट्रेन है और इंडिया के अंदर पूरी तरह से इसको बनाया गया है। मेड इन इंडिया माल है ये, चाइना वाला माल नहीं है। तो ये क्या है,
भैया समझ गया कि वंदे भारत भैया क्या है, इंडिया में बना हुआ है, और क्या है भैया, इंडिया में है, पूरा इंडिया में अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया और सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, अब दूसरा समझ लो। दूसरा क्या है, मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल क्या होता है, बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में ट्रैफिक, अभी बताया ना, ट्रैफिक और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बिजली से चलने वाली भूमिगत या ओवरहेड ट्रेन सेवा, मतलब भूमि से, लैंड से अटैच रहेगी ट्रेन सेवा है कि वायु प्रदूषण ना हो, आप लोग गाड़ी का कम उपयोग करें, उसमें से धुआं कम निकले तो वायु प्रदूषण कम हो, और वायु प्रदूषण कम हो और आप लोग मेट्रो रेल की सहायता से सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह को जा सकें। उसके लिए मेट्रो रेल का यूज किया गया है। जब आप शहरों में रहते होगे तो आपको पता होगा। कुछ इस तरीके से मेट्रो रेल होता है, 10 मिनट के गैप पे दूसरी ट्रेनें आती रहती हैं। 10 मिनट में फिर दूसरी आएगी, मतलब ये ट्रेन आती जाती रहती है, फिर 10 मिनट में आपको दूसरी ट्रेन मिलेगी। तो ये इस तरीके की सेवा होती है जो एक स्पेसिफिकली एक शहर में ही रहती है, एक ही शहर के अंदर ये सर्विस देती है। ठीक है, दूसरे शहर आप इससे नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए, नेक्स्ट क्या है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन परियोजना क्या होता है, तो भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का काम मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल रहा है। मतलब कि ये बुलेट ट्रेन जो परियोजना है इसका काम अपने इंडिया में चल रहा है। कुछ इस तरीके की बुलेट ट्रेन होती है और ये काफ़ी तेज़ ट्रेन मानी जाती है, जो कि अभी अपने इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच इसका काम चल रहा है, इस पे काम किया जा रहा है और बहुत ही जल्द ये इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। मुंबई से लेके अहमदाबाद तक इसका काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में ले लेंगे कि मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच काम चल रहा है और जल्द ही ये देखने के लिए मिलेगा। अगर पूछ दिया कि बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से कहाँ तक चल रही है तो आप लोग बताओगे मुंबई से अहमदाबाद तक ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ट्रैफिक रूल्स की कुछ यातायात के नियम और रोड सेफ्टी साइंस और नियम और संकेत। कुछ यातायात के नियम हैं और कुछ उसके संकेत हैं, उनको समझते हैं। जिसमें से सबसे पहली टॉपिक कि रेड ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं, मतलब यातायात बत्तियां क्या होती हैं। देन जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है और इसका प्रयोग क्या होता है। देन की सेफ्टी लॉ, सुरक्षा का कानून कौन कौन सा बनाया गया है। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ पढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंदर भी बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रैफिक लाइट कौन कौन से होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स यातायात की बत्तियाँ, जैसे कि रेड मतलब कि लाल जो बत्ती होती है वो स्टॉप साइन को दिखाती है। जो लाल बत्ती होती है ये किस साइन को दिखाती है, तो स्टॉप। अच्छा, अगर कभी भी आपने देखा होगा शहर में ही, अपने गांव में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन शहर के अंदर ये 3 लाइट रहती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। जब रेड लाइट जलती रहती है तो जितने भी गाड़ी जाते रहते हैं रास्ते में वो रुके रहते हैं। ठीक है, जब येलो लाइट जलता है तो कहा जाता है कि येलो लाइट का मतलब क्या है, येलो एम्बर वेट गेट रेडी, मतलब इंतजार करें और तैयार हो जाए। मतलब रेड लाइट जल रहा था तो आप लोग गाड़ी का चाबी वाबी बंद कर दिए थे, गाड़ी पूरा तरीके से बंद कर दिए थे। जब येलो लाइट इसके ऊपर जल गया तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए, हेलमेट अगर निकाले हैं तो पहन लीजिए और तैयार हो जाइए कि अब आपको निकलना है। और जैसे ही ग्रीन लाइट जलता है तो ये संकेत करता है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको परमिशन मिल गया है कि आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 जो बत्तियां होती हैं, रेड वाले का काम होता है रोकना, पीले वाले का काम होता है तैयार करना और हरे वाले का काम होता है कि बत्ती दिखा दो कि ये आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली ये 3 जो आपके लाइट्स हैं इनका ये काम होता है, वर्क होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हम लोगों ने देखा कि जेब्रा क्रॉसिंग, तो समझते हैं जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टियाँ जिनका उपयोग पैदल चलने वाले लोग, पेडेस्ट्रियंस सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए करते हैं। कुछ सड़क के बीचों बीच इस तरीके की पट्टियाँ बनी होती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की पट्टियाँ बनी होती हैं। अब मैं इस साइड खड़ा हूँ और मुझे इस साइड जाना है
तो जहाँ पे ये पट्टी नहीं बनी हुई है मैं वहाँ से यूज नहीं करूँगा। जहाँ पे ये पट्टी बनी हुई है अब मुझे इस पार से इस पार जाना है तो इसके लिए मैं जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करूँगा। मतलब ये जो जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है मैं यहाँ से चलूँगा और यहाँ पे आके रुक जाऊँगा, रोड को क्रॉस कर लूँगा। तो ये क्रॉसिंग का जो तरीका होता है, ये जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या। आगे था आपका कि की सेफ्टी लॉज, मतलब कुछ सुरक्षा के कानून बनाए गए हैं। क्या? कुछ सुरक्षा के, यातायात और सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं जिससे कि जो बाइक चला रहा है या फिर जो कार चला रहा है वो एक सूटेबल तरीके से, एक सही ढंग से गाड़ी को चला रहा है जिससे कोई दुर्घटना ना हो और उनके फैमिली को भुगतना पड़े। जैसे कि दुर्घटना हो जाता है, लोगों को चोट पहुंच जाती है, लोग गिर जाते हैं, तो अगर गाड़ी गिरे भी तो वो चोट से बचे रहें, उसके लिए कुछ नियम्स होते हैं कि आप उस नियम को लागू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जिसमें सबसे पहला टू व्हीलर, जैसे जो 2 पहिया वाहन होते हैं उन पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है कि आप कभी गिरो, आपके पैरों में चोट लग जाए, हाथों में चोट लग जाए, लेकिन जो आपका हेड होता है, ब्रेन होता है, ये क्या होता है? काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इस पे चोट ना लगे। क्योंकि अगर इस पे आपको गहरी चोट आती है तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि हेलमेट पहनना क्या होता है भैया? अनिवार्य होता है। अगर आप 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप टू व्हीलर जैसे बाइक अगर आप चला रहे हैं तो उस पर हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो 4 व्हीलर होता है, 4 पहिया की जो वाहन होती है उसमें सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जो 4 व्हीलर होता है, आपका कार होता है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से जब आप सीट पे बैठते हो तो इस तरीके का एक बेल्ट होता है। तो ये बेल्ट लगाना क्या होता है? अनिवार्य होता है कि जब आप बैठते हो तो बेल्ट लगा लो, क्योंकि आगे जो होता है एक एयर बैग होता है। अगर आपकी गाड़ी कहीं जाके लड़ जाती है तो वो एयर बैग ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो आपके सर पे चोट नहीं लगेगी। ठीक है, अब कभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, हाय हेलो फगुनिया के चक्कर में, जो आजकल के नए लड़के हैं क्या करते हैं, फगुनिया के चक्कर में हेलो, हाँ बताओ मैं तुम्हारे लिए भैया फ़ोन भी चला सकता हूँ, मैं तुमसे बात भी करूँगा और गाड़ी भी चला लूँगा। तो कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो ये क्या है? नियम के विरुद्ध है। बोला गया है कि गाड़ी चलाते समय आपको फ़ोन नहीं यूज करना है। तो कुछ ये मिनिमम आपके 3 रूल होते हैं जिनको आपको जो है सेफ्टी रूल के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। ये आपके जीवन के लिए लाभदायक है। ठीक है, और इन्हें सुरक्षा का जो है क्या कहा जाता है? सुरक्षा का कानून भी कहा जाता है, सुरक्षा का लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझिए। आगे जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फास्टैग, मतलब पर्यावरण पर प्रभाव और फास्टैग के बारे में जानते हैं। क्या है कि इको फ्रेंडली फ्यूल्स, मतलब पर्यावरण अनुकूल ईंधन के बारे में जानेंगे, और फास्टैग कि फास्टैग क्या है। ये जो फास्टैग एक नया शब्द आप सभी के सामने खुल रहा है, ये फास्टैग कहते किसे हैं और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से और यहाँ तक जा रही है तो उस पे अपने वातावरण में जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हम कर रहे हैं, अपने चारों तरफ हमें उससे कोई नुकसान भी है क्या, तो उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इको फ्रेंडली फ्यूल्स मतलब पर्यावरण अनुकूल ईंधन क्या होता है। जैसे कि पेट्रोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको बाइक वगैरह में जब हम डालते हैं तभी बाइक यहाँ से वहाँ तक जाती है, पेट्रोल। ठीक है, और डीजल से बहुत प्रदूषण होता है। पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वो भी जैसे कार वार में डीजल हम डालते हैं तो कार जो होता है उसमें डीजल का यूज किया जाता है। तो पेट्रोल और डीजल का हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? प्रदूषण ज़्यादा होता है। जैसे वो हम जब डाल रहे हैं तो पीछे से जो है धुआं खूब ज़्यादा निकल रहा है, और वो धुआं क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो कि अगर आपके नाक के माध्यम से आपके अंदर गया तो आपके फेफड़े को जो है नुकसान पहुंचाएगा। वातावरण में अगर पेड़ पे जाकर बैठ गया तो ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो ऑक्सीजन हमें दूषित मिलेगा, जिससे क्या होगा? हमारे पर्यावरण पे इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना।
हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। अच्छा, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, जो वायु में प्रदूषण जाके मिल जा रहा है और वायु प्रदूषित हो जा रही है, उसको कम करने के लिए आजकल वाहनों में CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या LPG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। पहले गाड़ियाँ बनती थी वो पेट्रोल और डीजल वाले ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब सरकार भी जान गई है कि अगर दूषित होगा देश तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, और ये काफ़ी बड़ा कह सकते हैं समस्या है कि लोग अगर बीमार होंगे तो भैया वो पैसा कहाँ से लाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। अगर वायु दूषित हुआ तो लोग तो बीमार होंगे ही। तो बीमारी से बचाने के लिए सरकार जो है अब बोल रही है कि आप लोग CNG मतलब गैस वाली व्हीकल्स ज़्यादा बनाइए, LPG वाली व्हीकल्स ज़्यादा बनाइए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बनाइए। जो कि आप लोग देखते हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ इस तरीके की बनती हैं और वो इलेक्ट्रिक से चार्ज होती हैं, उसमें कोई धुआं हुआ नहीं निकलता, कोई आवाज़ नहीं होता है। तो इस तरीके की व्हीकल जो बनाई जा रही हैं वही क्या है, आपके पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, मतलब पर्यावरण के हिसाब से फ्रेंडली है, पर्यावरण को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे समझिए। आगे क्या है कि फास्टैग, ये सबसे नया शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके पापा के पास होगा कार और आप कभी दूर गए होंगे, अभी तक दूर मतलब घूमने गए होंगे, लगभग अपने घर से 200 किलोमीटर दूर गए होंगे, तो नेशनल हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ, नेशनल हाईवे किसको कहते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ सोए सोए चलती है, बहुत तेज़ चलती हैं, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे। और एक साथ बहुत वो चौड़ा रोड होता है, जैसे अपने यहाँ कुछ इतना पतला रोड होगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत चौड़ा रोड होता है जिसमें 4 लाइन में गाड़ियाँ चलती हैं, 2 लाइन में गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो उसे नेशनल हाईवे कहते हैं। तो नेशनल हाईवे पे एक टोल प्लाजा होता है, टोल प्लाजा पर बिना रुके टैक्स भरने के लिए गाड़ियों के शीशे पर कुछ इस तरीके का एक फास्टैग लगा होता है। जब आप अपने घर से 150 या 200 किलोमीटर के दूरी पे जाते हैं तो आपसे रोड का टैक्स लिया जाता है। आपकी गाड़ी जाएगी तो रोड के बीच में एक टोल टैक्स प्लाजा लगा होगा, वहाँ पे अगर आपके पास इस तरीके का फास्टैग होगा और आप अपने गाड़ी के शीशे के ऊपर यहाँ पे लगाए होंगे, मतलब कॉर्नर पे जहाँ पे बीच का शीशा लगता है गाड़ी का कुछ इस तरीके का, वहाँ पे इस फास्टैग को लगाए होंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका टैक्स इसके अंदर क्या होता है, मोबाइल की तरह रिचार्ज होता है। तो आपके इसमें मानिए कि 5,000 रुपये आपने डाल दिए हैं और वहाँ पे टोल टैक्स में 200 रुपये कटने हैं, तो 200 रुपये कट जाएगा और आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा, आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग फास्टैग का प्रयोग करते हैं कि ऑटोमेटिक टोल प्लाजा पे जो है टोल कट जाए। जब पापा से अपने आप पूछोगे तो वो आपको बताएंगे फास्टैग के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो QR है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है जिसे फास्टैग कहते हैं। यह RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है और इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। अगर मानिए कि आप रुकते हो, टोल वाले को पैसा देते हो, तो इसमें टाइम लगता है, तो क्या होगा, जब ये देखेगा तो ऑटोमेटिक कैप्चर करके किससे, RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से क्या कर देगा, आपका पैसा इस मतलब कार्ड के अंदर से काट देगा, जल्दी काट देगा, आपको पैसा खुद देना भी नहीं, ऑटोमेटिक वो कैप्चर करके काट लेगा। तकनीक है, ठीक है, और उस तकनीक पर काम करता है। इससे समय, और आप अपनी गाड़ी बंद करो फिर चालू करो, बंद करो, पैसा दो उसको, फिर वो टोल काटेगा, फिर आप चालू करो, फिर जाओ, तो इससे क्या होगा, आपका समय भी बच जाएगा और जो इसके अंदर ईंधन है, मतलब गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी बचता है। ठीक है, तो फास्टैग का बेसिकली यही काम होता है कि टैक्स, रोड के टैक्स को कटवाने के लिए फास्टैग का प्रयोग किया जाता है। सबसे फास्ट और सबसे तेज तरीका होता है। ठीक है, अब ओवरऑल जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स थे, जितने भी टॉपिक्स हमें कवर करने थे, वो अब टोटल हो गए खत्म। इतना ही हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ना है। जो ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है उसके अंदर हमें बस इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जो हमारा नया टारगेट था कि 15 MCQ और 1 पैसेज फुल टारगेट, अब इसको बिल्कुल जीरो से जो आपने पढ़ा है
वही हीरो तक का सफ़र कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल देख ही रहे हो यार, समझ रहे हो ना, एकदम जोश और जुनून है, तो उसी के साथ बस ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूँगा जो एक पैसेज है आपके सामने, ये पैसेज। तो इस पैसेज के कुछ डायरेक्शन हैं और उसके हिसाब से एक पैसेज को मस्त तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अच्छा, जैसे निर्देश क्या क्या हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश मतलब पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए 5 प्रश्न, उस पैसेज के बाद आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। तो 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जो 5 प्रश्न हैं किसके बाद, इस पैसेज के बाद अभी इसके नीचे आपको 5 सवाल मिलेंगे। तो बोल रहे इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, भारत एक विशाल देश है जहां भूगोल के हिसाब से परिवहन के अलग अलग साधनों का उपयोग होता है। मैदानी इलाकों में जहां बस, कार और ट्रेन आसानी से चलती है, मतलब ज़मीन पे जहां बस, कार और ट्रेन आसानी से मतलब आसान तरीके से चलती है, वहीं रेगिस्तानी इलाकों जैसे राजस्थान में रेत पर चलने के लिए ऊंट गाड़ी, कैमल कार्ट का उपयोग होता है। जैसे अगर मैं क्या करूं कि बस को उठा के और रेगिस्तान में चलाऊं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियां हैं, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, अब क्या है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, शिप ऑफ डिजर्ट भी कहा जाता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। भारत के पहाड़ी और जलीय क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे पानी पार करने के लिए लकड़ी का नाव का उपयोग करते हैं, अभी मैंने बताया, जिसे वल्लम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद से क्या दिया हुआ है, दूसरी ओर लद्दाख जैसे अत्यधिक पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़ी और गहरी नदियों को पार करने के लिए लोहे की रस्सी से बनी लकड़ी की खुली ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। जो हमने पीछे पढ़ा वही पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है कि असम जैसे भारी बारिश वाले राज्यों में नदी पार करने के लिए बांस और रस्सी के बने अस्थायी पुलों का उपयोग करते हैं, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों में बच्चे पथरीले रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। मतलब जो हमने पीछे पढ़ा वही इसमें से ये आपको पैसेज पढ़ना है। और देखते हैं अब टोटल 5 क्वेश्चन कौन कौन से। तो यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे। मैं हट जा रहा हूँ, एक बार देख लो क्या आपको ओवरऑल पढ़ना है और समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन उस पैसेज के हिसाब से पूछा गया है कि केरल में बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहते हैं। तो लकड़ी की जो छोटी नाव बनी होती है, हमने वहाँ पे भी पढ़ा और पैसेज में डायरेक्टली दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लकड़ी की छोटी नाव होती है और बच्चे स्कूल जाने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वल्लम नाव कहते हैं। क्यों बच्चों, याद है ना, भूल गए? ना ना ना, याद होना चाहिए। तो क्या कहते हैं उसको, वल्लम नाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। लद्दाख में चौड़ी और गहरी नदियों, जो चौड़ी नदियाँ हो, लंबा नदी हो, उसको पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसको पार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मैं कहूँगा किसका, यही तो था भैया, ट्रॉली और चैन से बंधा हुआ था। कुछ याद आया कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लोहे से बंधी लकड़ी की खुली ट्रॉली का। जो लोहे से बंधी लकड़ी रहती है, लकड़ी की ये खुली ट्रॉली रहती है जिसमें लोग ऐसे कुछ बैठे रहते हैं, तो इस खुली ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में भी पढ़ा और उधर भी पढ़ा, तो चीज़ें वही दोबारा पूछी जा रही हैं, आसानी से कर ले जाओगे। मैं बस आपके सामने करा रहा हूँ क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब देखो, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, बोला हूँ पूछा जाएगा कि रेगिस्तान का जहाज कहा किसे जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, अभी बताया आप लोगों को कि रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ डिजर्ट जो है, किसको कहा जाता है, ऊंट को। किसको, ऊंट को, यानी कैमल को कहा जाता है। क्लियर हो रहे हैं? क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो पढ़ा ना बस वही क्वेश्चन में आएगा। एक बार बस समझ लो चीज़ें, बाकी कुछ है नहीं।
कुछ नहीं है, बस समझो क्या मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, असम में बच्चे नदी पार करने के लिए बांस के अस्थायी पुलों का उपयोग करते हैं। मतलब जो बांस से कुछ इस तरीके का जो था और ऐसे ऐसे बांस से बंधा हुआ था, तो इस पुल को कब बनाया जाता है असम में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए इन पुल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है पुल का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, तो क्योंकि वहाँ रेत बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, ये तो नहीं है, रेत तो ज़्यादा नहीं होती है, ये तो रेगिस्तान में होती है, क्योंकि वहाँ भारी बारिश होती है, वहाँ बारिश बहुत तेज होती है, हैवी रेनफॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लो, आगे दिया हुआ है उत्तराखंड में बच्चे किस प्रकार के रास्तों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। जो उत्तराखंड होता है, उत्तराखंड जो होता है, यहाँ पे बच्चे किस रास्ते का प्रयोग करके, किस तरीके के रास्ते रहते हैं उत्तराखंड में। जब आईएएस बनोगे तो किस तरीके के रास्ते पर घूमने जाओगे, तो पथरीले, अभी मैं बता रहा था कि पथरीले रास्ते, तो पथरीले रास्ते का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ पत्थर सा रहता है, उस रास्तों का प्रयोग करके कहाँ जाते हैं, तो स्कूल को जाते हैं। तो मैं कहूँगा रेतीले और समतल रास्ते हैं, नहीं रेतीले तो नहीं है, ख़त्म कर दो। उसके बाद से क्या है, पानी वाले रास्ते हैं, नहीं पानी वाले भी रास्ते नहीं हैं, पथरीले और उबड़ खाबड़ रास्ते। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन जो है हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पैसेज के क्वेश्चन अब ख़त्म हो गए। अब 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड मैं क्या बना के लाया, अब उनको करने की बारी है। तो इन 15 क्वेश्चन ये कहाँ से बने होंगे, जो हमने पढ़ा बस उसी से रिलेटेड है। आप लोग मेरे से पहले अगर जवाब जानते हो तो मेरे से पहले दे डालो, मेरा बोलने का इंतजार वेट मत करो, आप लोग खुद दे डालो। चलो तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 15 एमसीक्यू है उसमें। किसी इंसान, अगर कोई इंसान है, जानवर है या फिर सामान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भैया अगर ये बताना पड़े ना इतना पढ़ाने के बाद, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्या उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे, मैं कहूँगा नहीं। क्या उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक तो यही था जिसको मैंने बताया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ, जो पढ़ाया हूँ वहीं से आंसर देना है बस। चलिए सेकंड समझते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इतिहास में किस आविष्कार ने इंसानी जिंदगी को परिवहन की गति में सुपरफास्ट बना दिया। तो पहले लोग पैदल चलते थे, जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, पुरानी जो पीढ़ी थी वो पहले पैदल चलती थी, पैदल चल चल के जाती थी। लेकिन ये कब से एकदम तेज चलने लगी, कब से ये तेज हो गई। अच्छा, तो इन्होंने कुछ आविष्कार किया, वो क्या आविष्कार था, क्या इन्होंने इंजन बना दिया था। तो हम कहेंगे ना, इंजन भैया उस समय बनाना काफ़ी मुश्किल था, इनके पास कोई सामान थोड़ी था कि इंजन बना देंगे, तो इंजन तो नहीं था। अच्छा, व्हील, क्या इन्होंने पहिया बना दिया कि पहिए के हिसाब से, पहिए की हेल्प से इनका जीवन फास्ट हो गया, जल्दी ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट। क्या था वो, पहिया। तो इन्होंने क्या किया, पहिए का जो है वो कर दिया, इन्वेंशन कर दिया, और उस पहिए से जो है क्या हो गया, इंसानी जीवन तेज हो गई और एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाने लगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भारी सामान जो वजन में सामान होते हैं, ठीक है, एक देश से अगर हमें एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना है, अच्छा ठीक है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जिसे बोलते हैं, भेजने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है, मतलब बजट कम है हमारे पास और किसी भारी सामान को एक देश से दूसरे देश में भेजना है, तो सबसे सस्ता साधन कौन सा है। क्या हम अगर बस करके भेजें तो उसमें तेल तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाना है तो नहीं, लैंड वाला तो होगा नहीं, ठीक है। एयर, अगर हवा में उड़ा के भेजें तो भैया
एरोप्लेन का चार्ज तो जानते ही हो कितना महंगा होता है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। क्या वो लैंड परिवहन है ना, लैंड परिवहन भी नहीं होगा। अच्छा, क्या वो जल परिवहन है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही। पानी के रास्ते हम लोग सबसे कम पैसे में, कम बजट में एक शहर से दूसरी शहर सामान को भेज सकते हैं। जैसे कि पुष्पाराज चंदन की लकड़ी को भेजता था। पुष्पाराम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है, याद है ना, देखे होंगे, मूवी बहुत पुराना है। आगे समझ लो, आगे क्या है, यात्रा का सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा साधन कौन सा है। यात्रा में सबसे तेज हो, अगर मुझे कहीं जाना है तो जो हम पूरी रात सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटे में निकल जाए। 1 घंटे में मुझे दिल्ली से और लखनऊ को जाना है, 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे है मेरे पास। तो अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो पूरी रात लग जाएगी, बस से जाऊंगा तो भी पूरी रात लग जाएगी। अगर मैं ले लूँ एरोप्लेन टिकट बुक करूँ और एयरपोर्ट से जाऊँ तो 1 घंटे में दिल्ली, 1 आवर्स। तो ये क्या होगा, सबसे महंगा साधन भी है, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, टिकट से भी ज़्यादा लगेगा, बस का टिकट हो चाहे ट्रेन का टिकट हो, लेकिन एरोप्लेन का टिकट सबसे महंगा होगा। तो सबसे महंगा जो साधन है वो क्या है, वायु परिवहन। मतलब अगर हवा में उड़ के जाओगे तो पैसा भी हवा से लगेगा, तो एयर ट्रांसपोर्ट, याद रहेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, उत्तर भारत गुजरात के ग्रामीण इलाकों, जो गुजरात है वहाँ के ग्रामीण इलाकों में, मतलब गांव में, मोटरसाइकिल के इंजन और पीछे लकड़ी के फट्ठों, जो आगे थी मोटरसाइकिल और पीछे थे लकड़ी के फट्ठे ऐसे लगे हुए थे, ट्रॉली टाइप का बना हुआ था, तो बनी गाड़ी को क्या कहते हैं। शुरू में याद दिलाया था, याद है, क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ गाड़ी। समझ लो कि जुगाड़ लगा के बनाया गया है इसको, इसलिए इसका नाम क्या है, जुगाड़ गाड़ी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जुगाड़। तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमने बेसिक पढ़ा है वही आपके आंसर में चेंज देखने के लिए मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वही आपके सामने दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगा। अगर इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट भी है। आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। जब ये मैं पढ़ा रहा था तभी बोला हूँ, अगर स्पेशल हाईवे की बात की जा रही है तो कहीं क्वेश्चन इस पे बन जाए। मैं सही बता रहा हूँ, देखा नहीं था मैं, लेकिन एक एनालाइजिंग से मैं बता दिया कि बन सकते हैं क्वेश्चन, और आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ दिख रहा है। क्यों? तो यार अगर ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताओ। हाँ, तो बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा नेशनल राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्या वो NH1 है, क्या वो NH7 है, क्या वो NH10 है। मैं कहूँगा कोई नहीं, NH44, NH44, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ, आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल मतलब NH44 किन दो मुख्य स्थानों को आपस में जोड़ता है। जो NH44 था सबसे बड़ा राजमार्ग तो था, लेकिन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो 2 राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे भाई। क्या वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। मैं कहूँगा नहीं, ये तो नहीं था। क्या वो श्रीनगर, हाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर से, याद आया, जम्मू कश्मीर से कहाँ को जोड़ता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जोड़ता है, तमिलनाडु तक जोड़ता है। मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, मतलब श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक क्या करता है, जोड़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। जो पीछे पढ़ा वही तो है, यहाँ पे वही है ना, बस तो टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट समझ लो। नेक्स्ट क्या है, भारत का वह प्रसिद्ध हाईवे नेटवर्क जो दिल्ली, किसको, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ता है। क्या बताया, एक ऐसा नेशनल हाईवे जो चारों साइड से
चारों साइड से एक एक शहर को जोड़ रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहलाता है, यही तो पूछा है। क्या वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है? मैं कहूँगा नहीं, ये तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो सिर्फ 2 जगहों को जोड़ता है। बिल्कुल वही तो बताया। तो क्या ये स्वर्णिम चतुर्भुज? हाँ भैया यहीं पे गड़बड़ाया था, मतलब कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ऑप्शन नंबर बी, यही तो है। चलिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है 4 जगहों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे समझ लो, आगे क्या दिया हुआ है, भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही बनी हुई, अच्छा, और बिना इंजन, और उसके अंदर इंजन भी नहीं है, वाली सेमी हाई स्पीड आधुनिक ट्रेन कौन सी है? मेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर बनी है, सबसे हाई स्पीड है और सेमी हाई स्पीड है, तो भैया वो कौन सी ट्रेन है? बुलेट ट्रेन है? नहीं, वो तो अभी बन रही है। तो क्या वो राजधानी एक्सप्रेस है? ना भैया, राजधानी एक्सप्रेस तो नहीं है। ये जो है छोटे छोटे शहरों में भी अब पहुंच रही है, तो वो कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस है? मैं कहूँगा ना, शताब्दी एक्सप्रेस भी ना है, तो कौन सा है? तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन इसमें जाने का पैसा ना है, बहुत बजट वाला ये भी है, महंगा है, मतलब टिकट थोड़ा महंगा है, लेकिन सर्विसेज भी मस्त है। आगे समझिए, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच बनाई जा रही है? जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये किन 2 शहरों के बीच, 2 शहर जो हैं, ये किन 2 शहरों के बीच बनाया जा रहा है? क्या वो दिल्ली और आगरा है? मैं कहूँगा ना। तो क्या वो मुंबई और अहमदाबाद है? मैं कहूँगा हाँ, मुंबई और अहमदाबाद के बीच किसका, बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, और वो जल्द ही इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना और बचा है भैया, कितना क्वेश्चन और है? 1 2 3 4 5 एंड चलो 5 क्वेश्चन और, बस कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, ट्रैफिक लाइट में पीली, जो पीली लाइट होती है, बत्ती का क्या अर्थ होता है? क्या पीला लाइट कहता है हमको रुकने के लिए? नहीं, वो तो रेड लाइट का काम है। क्या कहता है कि आगे बढ़ जाओ? नहीं, वो तो ग्रीन लाइट का काम है। तो क्या कहता है, इंतजार करें और तैयार हो जाए, मतलब चाबी लगाए, गाड़ी स्टार्ट करें और हेलमेट लगा लें। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टियों जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उपयोग क्या है? जो जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पे बना होता है, जिसमें वाइट और ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती है, वो उसका उपयोग क्या है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्या वो गाड़ियों को तेज भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या पैदल चलने वाले लोगों द्वारा सुरक्षित सड़क पर पार करने के लिए? तो मैं कहूँगा हाँ, लोग जो होते हैं सड़क को पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग को बनाया गया है कि वो लोग सुरक्षित एक पार से दूसरी पार को जा सकें, उसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, बल्कि बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल से होने वाले वायु प्रदूषण, अभी बताया कि पेट्रोल आपके बाइक में पड़ता है, डीजल आपके कार में पड़ता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, उसके अंदर से आपके नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, हमें प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए आजकल वाहनों में किस गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है? तो इसको कम करने के लिए किस तरीके के वाहन बनाए जा रहे हैं कि जिससे इसका मतलब उपयोग कम हो जाए, हमको प्रदूषित हवा कम मिले, और जो है हमको अब सारी चीज़ें बेहतर मिले, हमारा वायु प्रदूषित ना हो, ये कम हो जाए। तो क्या वो नाइट्रोजन गैस है? मैं कहूँगा नहीं, नाइट्रोजन गैस गाड़ी में नहीं पड़ता है। क्या वो सीएनजी है? तो हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका उपयोग करके कि इको फ्रेंडली सिस्टम को बनाया जा रहा है कि मतलब पर्यावरण दूषित ना हो। ठीक है, चलिए आगे समझिए। आगे दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा
जो आप 150 से 200 किलोमीटर अपने कार से पापा के साथ जाते हो तो टोल प्लाजा वही बताया, पर बिना रुके ऑटोमेटिक टैक्स, रोड का जो टैक्स भरने के लिए गाड़ियों पर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर को क्या कहते हैं? जो गाड़ियों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर लगे होते हैं और बिना आप रुके टैक्स को जल्दी भर पाओ, आपका समय बच जाए, आप गाड़ी बंद ना करो, आपका ईंधन बच जाए, तो किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, किस स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं? तो क्या वो बारकोड है? मैं कहूँगा नहीं, बारकोड तो नहीं पढ़ा था हमने। तो क्या वो फास्टैग है? हाँ भैया, आपने बताया कि फास्टैग लगा होता है तो गाड़ी जाती है तो ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है, तो फास्टैग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ है फास्टैग गाड़ियों के शीशे पर लगाया जाता है। हाँ, गाड़ी का जो अगला बड़ा वाला शीशा लगता है वहीं उसी के नीचे जो है फास्टैग ऐसे लगा दिया जाता है। यह किस तकनीक, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? मतलब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है जिससे कि ऑटोमेटिक आपका पैसा कट जाता है, आपके बैंक खाते से कट जाता है? तो कौन सी तकनीक है? क्या वो ब्लूटूथ की वजह से होता है? मैं कहूँगा नहीं। तो क्या वो RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से होता है? मैं कहूँगा हाँ, मैंने यही तो बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो है ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है जो फास्टैग स्टिकर लगा होता है वहाँ से। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये 15 क्वेश्चन किए, एक पैसेज किया, 15 क्वेश्चन किए और एक पैसेज को फाइनल कर दिया जिसके अंदर 5 क्वेश्चन थे। ओवरऑल 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर और बेसिक इंट्रो भी खत्म। और फाइनली आप सभी लोगों का धन्यवाद कि इतने लास्ट तक इस चैनल के भैया सबसे लंबे वीडियो पे आप लोग बने रहे, तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, और जो हमने किया है ना यार, ये आपके डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में यूज वाली चीज़ें हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भाई जो हमने किया, अगर आपको इसका PDF बेसिकली चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 6391312613 पे क्या करना है, एक मैसेज करना है, हाय आई एम फ्रॉम मिशन 2.0 बैच। तो आपको क्या किया जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आप ये पूरे क्लास की PDF को लेके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप सभी का धन्यवाद फिर मैं दोबारा देना चाहूँगा। और ये 3 चीज़ यार अपने लाइफ में हमेशा करिएगा, क्योंकि मैं भी ये 3 चीज़ अपने लाइफ में अभी भी अप्लाई करता हूँ। ये 3 चीज़ें क्या है कि वर्क हार्ड, कभी भी मेहनत से पीछा मत छुड़ाना, और अपना जो है सपना, जो आप सपना देख रहे हो यार, ये कभी भी एक बड़ा सपना देखना कि हम अपने जीवन में एक IAS ही बनेंगे, एक PCS ही बनेंगे, छोटे मोटे अधिकारी नहीं बनना है। तो एक बड़ा सपना, एक बड़ी सोच रखनी है। अच्छा, और नेवर गिव अप, कभी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, सब चीज़ तुमसे होगा, मेहनत करिए और लगे रहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोग काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को समझे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है यार, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमसे पढ़ के और नवोदय विद्यालय में जा सकें। मैं यही चाहता हूँ कि हमसे हर बच्चा पढ़े। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे मस्त और ज़बरदस्त अगले सेशन में, अगला जो चैप्टर होगा उसको लेके। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खा पी लीजिए, और अब सो जाइए, सोने का भी टाइम हो गया है। दिन में देख रहे हो तो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेना, इस PDF को देख लेना, हमसे मांग लेना PDF, मैं दे दूँगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, फिर दोबारा जय हिंद।